चार्ल्स सोबराज एक ऐसा बच्चा जिसे पैदा होते ही उसके सगे बाप ने अपना नाम देने से इनकार कर दिया। मां ने दूसरी शादी कर ली मगर सौतेले बाप ने भी उसे कबूल ना किया। दो मुल्कों और दो कल्चर्स के दरमियान बिखरा ये बच्चा आगे चलकर दुनिया के खतरनाक तरीन क्रिमिनल्स में शुमार होने लगा। उसने हुस्न, दौलत और नशे का एक ऐसा जाल बुना जिसमें फंसकर कई टूरिस्ट अपनी जान से हाथ धो बैठे। वो कोई आम क्रिमिनल नहीं था। नई दिल्ली की हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल से दिन दहाड़े फरार हो गया और फिर पुलिस को जलील करने के लिए खुद ही एक रेस्टोरेंट में बियर पीते हुए दोबारा गिरफ्तार हुआ, क्योंकि ये भी उसके मास्टर प्लान का एक हिस्सा था। कहते हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी और बातों से लोगों को अपना दीवाना बना लेता था। बेशुमार औरतें उसके इश्क में, उसके क्राइम्स तक में शरीक हो गईं। यहाँ तक कि नेपाल की जेल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान भी उसका जादू खत्म ना हुआ और उसका केस लड़ने वाली वकील की 20 साला बेटी उससे मोहब्बत कर बैठी और जेल ही में उससे शादी कर ली। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी धोखे, फरेब और कत्ल के गिर्द घूमती रही, जो लाशों को बिकिनी पहनाकर साहिलों पर छोड़ देता और जिसे दुनिया ने बिकिनी किलर और द सर्पेंट यानी सांप का नाम दिया। ये था तारीख का सबसे पुरस्कार, अय्यार और शातिर सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज। He is one of the world's worst and most notorious serial killers. चलिए हिस्ट्री के बदनाम तरीन कातिलों में से एक की कहानी शुरू से जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये कि मैं उसे सीरियल किलर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि वो एक मॉन्स्टर था जिसकी कहानी जानने के लिए, जिसके दिमाग को समझने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पहली बार उसके साथ कुछ हुआ था। चार्ल्स सोबराज पैदाइशी कातिल नहीं था, कोई भी नहीं होता। वो 1944 में वियतनाम के शहर साइगोन में पैदा हुआ। माँ वियतनामी थी जबकि बाप इंडिया का एक सिंधी बिजनेसमैन जिसने कभी उसे अपना बेटा माना ही नहीं। माँ ने एक फ्रांसीसी फौजी से शादी कर ली और वो भी माँ के साथ फ्रांस पहुंच गया, लेकिन फ्रेंच शहरी नहीं माना गया। यानी चार्ल्स का कोई मुल्क नहीं था, उसके पास कोई शहरियत नहीं थी। वो एक स्टेटलेस यानी बेवतन बच्चा था और शायद यही वो पहला जख्म था जिसने उसके दिमाग को खराब कर दिया। खुद सोचें, एक ऐसा बच्चा जिसे बाप ने कबूल किया, ना ही किसी मुल्क ने अपनाया, उसका एहसास-ए कमतरी किस लेवल पर होगा। यही वजह है कि बचपन ही से उसके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी ने जन्म लिया जो फैसला कर चुकी थी कि जब दुनिया ने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं उसके कानून और उसूलों को क्यों मानूं। यानी बकौल जॉन एलिया, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। वो समझता था कि कानून तो सिर्फ बेवकूफ़ों के लिए होता है, जो उसे तोड़ने की चालाकी नहीं रखते वो बहादुर नहीं होते। बहरहाल एक कानूनी लूप होल की वजह से उसे फ्रेंच नेशनैलिटी तो मिल गई और ये फ्रांस ही था कि जहां से चार्ल्स ने अपनी क्रिमिनल लाइफ का आगाज़ किया, छोटी मोटी चोरियों के साथ। जेलों की हवा भी खाई, लेकिन असल खेल तब शुरू हुआ जब उसे शिकार करने के लिए एक नई जगह मिल गई। ये 1970 की दहाई थी, वो दौर जब अमेरिका और यूरोप के हज़ारों नौजवान अपनी मशीनी और बोरिंग लाइफ से तंग आ चुके थे। वो अमन और मोहब्बत की तलाश में सफ़र करते, ज़मीनी रास्तों का लंबा सफ़र। उस रास्ते को दी हिपी ट्रेल कहा जाता था। यूरोप से इस्तंबुल, इस्तंबुल से तेहरान, तेहरान से काबुल, काबुल से दिल्ली, खटमंडो और बैंकॉक तक। ये इस रीजन के मिजाज से बिल्कुल अलग किस्म के नौजवान होते थे, सस्ती चर्स के आदी और नए नए एक्सपीरियंसेस करने के शौकीन। वो अजनबियों पर अंधा भरोसा करते थे और सबसे अहम बात ये कि उस ज़माने में ना मोबाइल फ़ोन होते थे, ना इंटरनेट, ना क्रेडिट कार्ड्स। वो महीनों तक अपने घर वालों से, दोस्तों से या किसी से भी
कोई राब्ता नहीं कर पाते थे। अगर कोई गायब हो जाए तो उनके मुल्क में किसी को हफ्तों या महीनों तक खबर ना होती थी। लेकिन उनकी जेबों में महंगे कैमरे थे, हज़ारों डॉलर्स के ट्रैवलर्स चेक थे जो उस ज़माने में कैश की तरह इस्तेमाल होते थे। और चार्ल्स सोबराज ऐसे नौजवानों के आखिरी स्टॉप बैंकॉक में बैठा हुआ था, जहां वो 1975 में शिफ्ट हुआ था। जब उसने इन नौजवानों को देखा तो उसे चलते फिरते बैंक अकाउंट और पासपोर्ट्स दिखाई दिए, जिनके गायब होने पर किसी को पता भी ना चलता। हिपी ट्रेल चार्ल्स के लिए एटीएम बनने वाली थी। उसने अपना तरीक़ा वारदात बना लिया। एक आम कातिल की तरह वो अंधेरे में किसी वीरान गली में छुपकर हमला नहीं करता था। वो अपने शिकार का मेज़बान बन जाता था। वो खुद को एक अमीर और मेहमान नवाज जैम डीलर बताता, यानी हीरे जवाहरात का बिजनेसमैन। वो नौजवान सयाहों से दोस्ती करता, उन्हें खाने की दावत देता, बैंकॉक में अपने अपार्टमेंट केनेट हाउस में रहने की ऑफर करता। और ये हिप्पी नौजवान उसका लाइफस्टाइल, उसका बात करने का अंदाज और उसकी मेहमान नवाजी देखकर उस पर भरोसा कर लेते। यहीं से चार्ल्स ने अपना खेल शुरू कर दिया। वो उनकी कॉफ़ी, चाय या खाने में कुछ मिला देता। ज़्यादातर ये ऐसी दवाएं होती जिनसे उनका पेट खराब हो जाता, और फिर वो उनका ख्याल रखता, उनका मसीहा बन जाता और वक्त मिलने पर अपना काम दिखा देता। इस काम में वो अकेला नहीं था, उसकी कैनेडियन गर्लफ्रेंड मैरी आंद्रे लेक्लार्क भी थी, जो प्यार में अंधी होकर उसके हर जुर्म का हिस्सा बनी रही। वही थी जो सयाहों को दवाई के नाम पर जहर देती, और जब वो बेबस हो जाते तो उनके पासपोर्ट और पैसे चोरी कर लिए जाते। और जब इन लोगों की कोई ज़रूरत ना रहती या वो चार्ल्स के लिए ख़तरा बनने लगते तो वो उन्हें मार देता। और उन्हीं में से एक बदकिस्मत लड़की थी टेरेसा नॉल्टन, जिसकी लाश एक दिन पताया के साहिल पर मिली। उसने बिकिनी पहन रखी थी, और एक महीने बाद एक फ्रेंच लड़की शार्मेन कैरो की लाश भी बिकिनी में ही मिली। और फिर प्रेस में कातिल को एक नया नाम मिल गया, दी बिकिनी क्लब। यहाँ ज़रा एक मिनट के लिए सोचें, विक्टिम्स के बारे में सोचें, क्योंकि हम गलती ये करते हैं कि मुजरिम को इतना ज़्यादा बयान करते हैं कि वो अपनी स्टोरी का हीरो लगने लगता है। हकीकत ये है कि ये कहानी सिर्फ एक जालिम और बहुत सारे मजलूमों की होती है, इसलिए मजलूम का जिक्र बहुत ज़रूरी है। टेरेसा नॉल्टन की उम्र सिर्फ 21 साल थी। कम उम्री में उसका झुकाव ड्रग्स की तरफ हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी ज़िंदगी बदलने की ठान ली। वो खटमंडो जाना चाहती थी ताकि वहाँ की कोपन मोनेस्ट्री में रहकर बुद्ध मत की तालीमात हासिल करे। और थाईलैंड भी वो इसीलिए आई थी क्योंकि वो एक बुद्ध सोसाइटी को करीब से देखना चाहती थी। सोबराज ने अपने एक साथी अजय चौधरी को होटल भेजा ताकि वो टेरेसा को कीमती पत्थरों की डील के बहाने उसके अपार्टमेंट में लाए। वहीं पर सोबराज ने उसे पताया के साहिल पर वीकेंड गुजारने की दावत दी, और वहाँ टेरेसा की ड्रिंक में एक नशा आवर दवा मिला दी, जिससे वो बेहोश हो गई। उसे गाड़ी में डालकर पताया के साहिल पर लाया गया, जहां उसे डुबो दिया गया ताकि ऐसा लगे कि वो डूब कर मर गई। उसकी लाश 18 अक्टूबर 1975 को एक मछेरे को मिली। टेरेसा की लाश को गुमनाम समझकर दफन कर दिया गया, और कई महीनों की तहकीकात के बाद पता चला कि वो कौन थी। फिर एक डच कपल भी था, कॉर्नेलिया और हैंक। हैंक 29 साल का केमिस्ट्री स्टूडेंट और कॉर्नेलिया 25 साल की नर्स। वो 5 साल की बचत के बाद एशियन टूर पर निकले थे, और दिसंबर 1975 में दोनों की बदकिस्मती कि उनकी मुलाकात हांगकांग में चार्ल्स सोबराज से हो गई। चार्ल्स ने नीलम की अंगूठी सस्ते दाम में कॉर्नेलिया को बेची और फिर उन्हें थाईलैंड आने की दावत दी, और ये दोनों वाकई बैंकॉक पहुंच भी गए। एयरपोर्ट पर खुद सोबराज उनके इस्तकबाल के लिए आया और उन्हें अपने घर केनेट हाउस ले गया, और जल्द ही उन दोनों के साथ भी वही किया। दोनों बीमार पड़ गए। 15 और 16 दिसंबर 1975 की दरमियानी रात सोबराज और उसका एक साथी अजय चौधरी उन्हें अस्पताल ले जाने के बहाने गाड़ी में डालकर बाहर लाए, और बैंकॉक से 50-60 किलोमीटर दूर हैंक का गला घोट दिया,
कॉर्नेलिया के सर पर वजनी चीज मारी और दोनों को एक गड्ढे में फेंक दिया। बल्कि इसी पर बस नहीं किया, पेट्रोल छिड़क कर दोनों को आग भी लगा दी ताकि उनकी लाशें पहचान में भी ना आ सकें। वो जो दुनिया घूमने निकले थे, बदतरीन मौत से दोचार हुए। इससे ज्यादा मजलूमियत की मौत हो नहीं सकती। किस लिए? सिर्फ चंद पैसों के लिए, उनके कुछ कीमती सामान के लिए, पासपोर्ट के लिए। चार्ल्स उनके पासपोर्टों पर अपनी तस्वीर लगाता, उनकी आइडेंटिटी चुराकर एक से दूसरे मुल्क घूमता रहता। वो ऐसा मॉन्स्टर था जो लोगों के भरोसे का खून करता, मेहमान नवाजी का जाल बिछाता और खुद अय्याशियां करता। अफसोस की बात यह है कि थाई पुलिस को इन लाशों की परवाह भी नहीं थी। वो समझ रही थी कि ये हिप्पियों के आपस के झगड़े हैं। यही वजह है कि चार्ल्स आज़ाद घूम रहा था। उसे लगता था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई उस पर शक नहीं कर सकता। लेकिन मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, उससे गलती हो ही जाती है। उसने एक ऐसे बंदे को ललकार दिया जो ना तो पुलिस वाला था और ना ही जासूस। वो तो एक आम सा क्लर्क था, ऐसा बंदा जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि थाई पुलिस इन हिप्पियों के मरने की खबरों को सीरियस नहीं ले रही थी। वो समझती थी कि ये नशे के ओवरडोज से मर रहे हैं या फिर इनके गैंग के आपस के झगड़े हैं। चार्ल्स आज़ाद घूम रहा था और फिर उसका सामना हो गया एक जिद्दी इंसान से जिसका नाम था हरमैन निपनबर्ग, थाईलैंड में रहने वाला हॉलैंड का एक जूनियर डिप्लोमेट। असल में हरमैन के पास एक परेशान डच फैमिली के कुछ खत आए जिसके बच्चे थाईलैंड पहुंचने के बाद से गायब थे और उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। जी हाँ, ये हैंक और कॉर्नेलिया ही थे जिनकी जली हुई लाशें मिली थीं। कोई आम डिप्लोमेट होता तो उस फाइल को पुलिस के हवाले करके खामोशी से बैठ जाता, लेकिन हरमैन का ज़मीर जिंदा था। उसने ख़त को सीरियस लिया और अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वो थाईलैंड के मुख्तलिफ मुर्दा खानों में गया। एक मुर्दा खाने से उसे 2 जली हुई लाशें मिली। उसने तस्वीरें ली, उनके डेंटल रिकॉर्ड्स चेक किए और पता चला लिया कि ये दोनों कौन हैं। और यहीं पर नहीं रुका, बल्कि अपने घर के ड्राइंग रूम को एक खुफिया कंट्रोल रूम बना लिया। दोनों सयाहों के गायब होने के औकात, उनके आखिरी मुकाम और हिप्पी ट्रेल पर चलने वाले दूसरे सयाहों का डाटा इकट्ठा किया जो इसी तरह गायब हुए। ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ज़्यादा वक्त नहीं लगा। पता चल गया कि कत्ल की इन तमाम वारदातों के पीछे एक ही चेहरा है, एक फ्रेंच जेम डीलर। जी हाँ, चार्ल्स का पता किसी इंटरनेशनल टास्क फोर्स ने नहीं, एक आम क्लर्क ने लगाया, वो भी अपने घर की मेज़ पर बैठकर और सबूत जोड़ जोड़ कर। कार्रवाई पूरी होने के बाद हरमैन ने थाई पुलिस को सारे सबूत पेश किए, जिसने बिलाखिर कैनेट हाउस पर छापा मारा और चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन चार्ल्स ने जिंदगी भर यही तो किया था, रिश्वत देना, झूठ बोलना और लोगों को अपने चाम में गिरफ्तार करना। इस काम की उसे इतनी प्रैक्टिस थी कि उसने पुलिस को भी उल्लू बना दिया, रिश्वत दी और इससे पहले कि पकड़ा जाता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थाईलैंड से भाग गया। उसे पता था कि थाईलैंड में उसके खिलाफ पक्के सबूत मौजूद हैं, इसलिए अब शिकार की जगह बदलना पड़ेगी। वो पहले नेपाल गया जहां उसने 2 लोगों को कत्ल किया और उसके बाद अपने हंटिंग ग्राउंड पहुंच गया, अपने बाप के मुल्क इंडिया में। जुलाई 1976 दिल्ली का मशहूर विक्रम होटल। चार्ल्स सोभराज पकड़े जाने के बावजूद बच निकला था, इसलिए वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि उसे लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, वो जो चाहे कर सकता है। उसने एक टूर गाइड का रूप धारा ताकि उसे शिकार मिलने में आसानी हो। यहाँ उसका नाम डैनियल था। और फिर एक दिन 22 फ्रांसीसी तलबा का एक बहुत बड़ा ग्रुप उसे मिल गया। चार्ल्स ने फैसला किया कि वो सबको एक ही वक्त में लूटेगा। पेट खराब होने की दवा के नाम पर उन्हें ऐसा जहर पिलाने लगा जो उन्हें बेहोश कर दे। लेकिन डोज का अंदाज़ा करने में गलती हो गई।
दवाई ने असर तो किया, लेकिन बेहोश करने के बजाय सबकी हालत बिगड़ने लगी। वो वहीं होटल की लॉबी में गिरने लगे। इससे पहले कि वो बेहोश होते, समझ गए कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। उन्होंने शोर मचा दिया। होटल स्टाफ ने चार्ल्स और उसके साथियों को वहीं पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। और यूं वो इंटरपोल के हाथों नहीं, किसी बड़े डिटेक्टिव के हाथों नहीं, बल्कि अपने गुरूर की वजह से पकड़ा गया। वो समझ रहा था कि वो 22 लोगों को एक होटल की लॉबी में एक साथ बेहोश करके फरार हो सकता है। अब चार्ल्स और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों गिरफ्तार थे, लेकिन इंडिया में अदालत उसके असल क्राइम को नहीं जान पाई। उस पर डकैती, धोखा देने और लोगों को बेहोश करके उन्हें लूटने की कोशिश करने का मुकदमा डाला गया। 12 साल कैद की सज़ा मिली और वो दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंच गया। और कत्ल के वो दर्जनों वाक़यात जो उसने थाईलैंड में किए, नेपाल और तुर्की में किए, उन जराइम पर वो कभी कटहरे में नहीं लाया गया। इंसाफ हुआ, लेकिन अधूरा हुआ। चार्ल्स के साथ उसकी गर्लफ्रेंड मैरी भी गिरफ्तार हुई थी। मैरी, जिसे वो प्यार से मोनाक कहता था, उसकी कहानी भी बड़ी ट्रैजिक है। तिहाड़ जेल में उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई और 1983 में उसे कैंसर डायग्नोस हो गया। उसे खराब सेहत की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिहा कर दिया ताकि वो अपने मुल्क जाकर सुकून से मर सके। और अप्रैल 1984 में वो कनाडा में मर गई और मरते दम तक यही कहती रही कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन मुझ पर कोई यकीन नहीं करता। किसी ने चार्ल्स के बारे में पूछा तो कहा कि वो सिक माइंडेड है, लेकिन मैंने उसे कभी कोई कत्ल करते नहीं देखा। मोनाक मर गई। हर जुर्म का साथी अजय चौधरी गायब था और चार्ल्स जेल में था। वो जेल जो उसके लिए अब एक प्ले ग्राउंड था। वो कि जिसने आज़ाद दुनिया के सारे कानून तोड़े थे, अब जेल के अंदर अपनी अलग दुनिया बना रहा था। और जब 10 साल गुजर गए, रिहाई का वक्त करीब आया, उसने एक ऐसी चाल चली जिसने दुनिया भर के मुजरिमों को हैरान कर दिया। तिहाड़ जेल, जहां बड़े बड़े मुजरिमों की हालत खराब हो जाती है, वो चार्ल्स सोबराज के लिए किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। वो यहाँ भी अपना पुराना तरीक़ा वारदात इस्तेमाल करता। लोगों की कमज़ोरी पकड़ो और उन्हें अपनी जेब में डाल लो। मुख्तलिफ सहाफ़ी, किताबें लिखने वाले, इंडिया के बाहर के, उससे मिलने आते थे। वो जेल में बैठकर उनको इंटरव्यू देता और उसके बदले में उनसे भारी रकम लेता और फिर यही पैसा जेल के गार्ड्स, सुपरिटेंडेंट और कैदियों पर इस्तेमाल करके उन्हें अपने साथ मिलाता। जी हाँ, वो कैदी नहीं था, वो एक बादशाह था जिसका किला तिहाड़ था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। मार्च 1986 आ गया। चार्ल्स को तिहाड़ जेल में 10 साल हो चुके थे। उसकी सज़ा पूरी होने ही वाली थी। अच्छे अखलाक और बेहतर रवैये की वजह से उसे जल्द ही आज़ाद कर दिया जाता। कोई भी कैदी होता, आज़ादी उसके लिए ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होती। लेकिन चार्ल्स के लिए ये एक डरावना ख्वाब था। क्यों? क्योंकि थाईलैंड की हुकूमत इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। इंडिया की जेल से निकलते ही कानून के मुताबिक उसे इंटरपोल के ज़रिए थाईलैंड के हवाले कर दिया जाता। वहाँ उस पर उन 6 लोगों के कत्ल का मुकदमा तैयार था जिन्हें उसने मारा था। और थाईलैंड में कत्ल की सज़ा एक ही थी, मौत। यानी चार्ल्स सोबराज की तिहाड़ जेल से आज़ादी असल में उसके लिए मौत का ऐलान था। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो जेल से निकले और सीधा फांसी के तख्ते तक जाए, या फिर कुछ ऐसा करे जो बड़े बड़े कानून दानों को भी चकरा दे। और फिर 17 मार्च 1986 की दोपहर आ गई। सोबराज ने अपनी सालगिरह का झूठा बहाना बनाया। हालांकि उसकी सालगिरह 6 अप्रैल को थी। वो जेल स्टाफ का चहीता था, इसलिए फौरन इजाज़त भी मिल गई। तो उसके 2 साथी जेल के गेट पर आए। उनकी कार में फल थे, खाने पीने की चीज़ें थीं और मिठाइयाँ भी। उन्होंने कुछ पुलिस एहलकारों को रिश्वत दी, उन्हें फल और मिठाइयाँ पेश कीं और अपनी कार समेत अंदर आ गए। ये तमाम चीज़ें लेकर वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट SR यादव के ऑफिस में पहुँचे, जहाँ सोबराज पहले से मौजूद था। सालगिरह की दावत हुई। वहाँ मौजूद 6 वार्डन और 2 कैदियों को भी इस दावत में बुलाया गया। सोबराज ने खुद सिर्फ वो केक खाया जिस पर पहले से निशान लगा हुआ था। बाकी सारे केक और मिठाइयाँ जहरीली थीं। जहर देने में तो वो मास्टर था।
اور کچھ ہی دیر میں یادو اور دوسرے وارڈن بے ہوش ہو گئے۔ سوبھراج اور اس کے ساتھیوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور کچھ ہی دیر میں باہر نکل آئے۔ چارلس تہاڑ جیل سے بھاگ گیا۔ اب پورے انڈیا میں بھونچال تھا۔ وہ کہاں گیا کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ زیادہ دور نہیں گیا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد وہ گوا کے ایک مشہور ریسٹورانٹ میں بیٹھا شراب پی رہا تھا کہ ایک پولیس انسپکٹر مدھوکر زیندے نے اسے پہچان لیا اور وہ پھر پکڑا گیا۔ انڈین پولیس خوش ہو گئی، پریس کانفرنسز کی گئیں، بڑی بڑی باتیں کی گئیں کہ ہم نے ایک چالاک مجرم کو پکڑ لیا ہے۔ لیکن جب پولیس خوش تھی، ہرمین بینکاک میں سکون سے بیٹھا تھا، لگ رہا تھا چارلس کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، تب کوئی نہیں جانتا تھا کہ چارلس نے جو کیا جان بوجھ کر کیا۔ اس نے جیل سے فرار آزادی کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ دوبارہ گرفتار ہونے کے لیے کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہندوستانی قانون کے مطابق جیل سے فرار ہونے کی سزا مزید 10 سال قید تھی، اور چارلس کو پتا تھا کہ اگر وہ دوبارہ گرفتار ہو گیا اور اسے مزید 10 سال کی سزا مل گئی تو انڈیا اسے تھائی لینڈ کے حوالے نہیں کر سکے گا۔ وہ انڈیا کی جیل میں ہی رہے گا اور زندہ رہے گا، اور جب 10 سال بعد رہا ہوگا تو تھائی لینڈ میں اس پر قتل کے کیسز کی آئینی مدت ختم ہو چکی ہوگی اور تھائی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا تھا۔ وہ انڈیا کی جیل کو اپنی محفوظ پناہ گاہ سمجھتا تھا، صرف اس لیے تاکہ وہ تھائی لینڈ میں پھانسی سے بچ جائے۔ وہ صرف ایک قاتل نہیں تھا، ایک بہت ہی ذہین بلکہ شیطانی دماغ والا بندہ تھا جس نے قانون کے پورے نظام کو بے وقوف بنایا۔ تو یہ چال 100% کام آئی۔ 1997 میں جب وہ بالآخر رہا ہو گیا تو تھائی لینڈ کا کیس ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ قانوناً ایک آزاد آدمی تھا۔ وہ فرانس واپس آیا جہاں اسے جیل میں نہیں ڈالا گیا بلکہ اس کا استقبال ایک سیلیبریٹی کی طرح کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کہانی پر کتابیں لکھی جا چکی تھیں۔ وہ پریس کو انٹرویوز دیتا اور تصویریں کھنچوانے کے بھی پیسے لیتا۔ دنیا حیران تھی کہ کوئی اس قاتل کو کیوں نہیں پکڑ رہا۔ جواب بالکل سمپل تھا، قانون کے پاس اس کے خلاف کچھ نہیں تھا۔ وہ سسٹم کی خرابیوں کی وجہ سے ہر جگہ سے بچ نکلا تھا، لیکن یہ پرفیکٹ اینڈنگ زیادہ دیر چلنے والی نہیں تھی، کیونکہ چارلس کی جو سب سے بڑی طاقت تھی وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بننے والی تھی۔ 1997 سے لے کر 2003 تک چارلس سوبھراج ایک آزاد اور حیرت انگیز طور پر ایک مشہور انسان کی طرح جی رہا تھا۔ پیرس میں وہ سیف تھا، کوئی پولیس اس کے پیچھے نہیں تھی، انٹرپول سے اسے خطرہ نہیں تھا۔ لیکن ستمبر 2003 میں تقریباً 60 سال کی عمر میں نہ جانے اس کے بڈھے دماغ میں کیا آیا، ٹکٹ خریدا اور سیدھا نیپال پہنچ گیا۔ پوری دنیا میں اگر کوئی ایک شہر ایسا تھا جہاں چارلس سوبھراج کو قدم بالکل نہیں رکھنا چاہیے تھا، وہ کھٹمنڈو ہی تھا۔ تھائی لینڈ کی طرح نیپال میں قتل کے کیسز کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ 28 سال پہلے یہیں پر 2 لوگوں کو قتل کر کے بھاگا تھا، ایک امریکی خاتون اور ایک کینیڈین نوجوان کو، جن کے قتل کی فائل اب بھی کھلی ہوئی تھی، یعنی وہ یہاں موسٹ وانٹڈ کرمنل تھا۔ کھٹمنڈو کے ہوٹل یارک اینڈ جیٹی کا کسینو، جہاں چارلس ٹیبل پر مزے سے بیٹھا تھا، اسے یقین تھا کہ 28 سال بعد اسے کوئی پہچان بھی نہیں پائے گا، لیکن ایک صحافی جوزف نیتھن کی نظروں سے وہ بچ نہیں پایا۔ ہمالین ٹائمز کے اس صحافی نے اگلے دن اپنے اخبار میں تہلکہ خیز خبر چھاپ دی، دی سرپینٹ ان کھٹمنڈو۔ نیپال کی پولیس حرکت میں آ گئی، پرانی فائلیں کھل گئیں اور 19 ستمبر 2003 کو چارلس کو اس کے ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ ایک بار پھر پکڑا گیا، صرف اور صرف اپنے غرور کی وجہ سے۔ اندازہ لگائیں، چارلس کو نہ انٹرپول پکڑ سکی، نہ وہ کبھی کسی بڑے جاسوس کے ہاتھ آیا۔ اسے پکڑا 3 عام آدمیوں نے، ایک ڈپلومیٹ، ایک پولیس انسپکٹر اور آخر میں ایک صحافی۔ 3 ایسے لوگوں نے جنہوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال اب کیس چلا اور نیپال کی عدالت نے چارلس سوبھراج کو 1975 میں 2 قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی۔
تاریخ میں پہلی بار وہ کسی قتل کے مقدمے میں مجرم ثابت ہو گیا، وہ بھی ایک ایسے ملک میں جہاں وہ اپنی مرضی سے چل کر آیا تھا۔ پھر چارلس نے اپنی زندگی کے اگلے 19 سال نیپال کی ایک خطرناک جیل میں گزارے اور دسمبر 2022 میں نیپال کی سپریم کورٹ نے بڑھتی ہوئی عمر اور دل کی بیماری کو دیکھتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم دیا۔ یوں چارلس 78 سال کی عمر میں فرانس ڈیپورٹ ہو گیا۔ اسے سزا تو ملی لیکن اس نے اپنی زندگی بنا لی۔ اس کے شیطانی دماغ نے جو حاصل کرنا چاہا اس نے حاصل کیا۔ اس کی زندگی پر ہر کوئی بات کرتا تھا، اس پر کتابیں تھیں، اس کی کہانی بکتی تھی، بلکہ کئی فلمیں بن چکی تھیں، بلکہ ایک فلم کے رائٹس کے لیے اسے لاکھوں ڈالر بھی ملے۔ آج بھی نیٹ فلکس پر اس کی ایک سیریز موجود ہے، یعنی دنیا تمام تر گناہوں کے باوجود اسے یاد رکھے ہوئے ہے۔ لیکن ان 20 بے گناہ نوجوانوں کا کیا؟ وہ کہ جن کی لاشیں تھائی لینڈ، نیپال اور انڈیا کی سڑکوں پر پڑی ملی، کیا ان کے پیاروں کو انصاف ملا؟ بالکل نہیں، شاید انصاف کبھی ہو بھی نہیں سکتا، اس دنیا میں تو بالکل نہیں۔ چارلس سوبراج ایسا ولن ہے جسے لائم لائٹ پسند تھی، وہ اٹینشن کے بغیر جی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے اندر کے شیطان کے لیے لوگوں کے سامنے پرفارم کرنا شروع کیا تو ایک نہ ایک دن اسے پھنسنا ہی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آج پیرس کے کسی کیفے میں ایک 82 سال کا بوڑھا جس کی آنکھوں میں ایک چمک ہو، کسی اجنبی کو اپنی مسکراہٹ کے جادو میں گرفتار کر رہا ہو، کیونکہ سانپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو جائے اس کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔